आज संस्कृत भागीरथी के इस वर्ग में हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक विभक्ति अनुवाद बनाने के लिए काफ़ी सहयोग होता है इससे। इससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य जो दिया गया है वह किस विभक्ति में है। तो हम लोग पहले जैसे इसका पहले हम लोग सूत्र पढ़ें। तो पहला सूत्र है कर्तरी प्रथमा। तो कर्तरी प्रथमा क्या है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक किसे कहेंगे? जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। तो कर्ता में जो विभक्ति चिन्ह है वह क्या है? ने है। तो जैसे राम जाता है, रामः गच्छति, ये राम जो है वो कर्ता कारक हुआ। जाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम जब जाने का काम कर रहा है तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगी है, और प्रथमा विभक्ति लगने से उसमें रामः रूप हुआ है। तो ये कर्ता विभक्ति हम लोग समझ गए। जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, और कर्ता कारक में क्या होगा कि प्रथमा विभक्ति लगेगी। राम जाता है, तो राम जाता है, जाने का काम कौन कर रहा है? राम। इसीलिए प्रथमा विभक्ति उसमें लगी है, और प्रथमा विभक्ति लगने के कारण रामः उसका रूप हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। कर्मणि द्वितीया। तो जिस पर काम का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो जो कर्म कारक कहते हैं जिस पर काम का फल पड़ता है और उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति में यह जो है, जैसे इसका उदाहरण होगा रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। ये पुस्तकम जो हुआ यह द्वितीय विभक्ति हुआ, कर्म कारक हुआ। जो कर्म कारक किसे कहते हैं? तो कर्म कारक जिस पर काम का फल पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहा है? काम का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, इसीलिए इसका जो रूप है वह पुस्तकम हो गया। तो ये क्रिया विभक्ति हो गया कर्मणि द्वितीय का। तो इसे अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति। करने तृतीया। तो करण कारक किसे कहते हैं? करण कारक उसे हम कहते हैं जिसके द्वारा हम कार्य संपादित करते हैं, काम करते हैं, उसे हम करण कारक कहेंगे। और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। विभक्ति चिन्ह क्या होगा? से। राम कलम से लिखता है, इसका उदाहरण हो गया रामः कलमेन लिखती। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि वहाँ पुस्तकम हुआ था द्वितीय में, और तृतीय में इसका रूप हो गया कलमेन।
तो जब बालक शब्द का हम रूप पढ़ेंगे औकारांत शब्द में, तो वहाँ पर औकारांत है, कलम भी क्या है, औकारांत है, तो इसमें कौन सा रूप हुआ है, कलमेन हुआ है। तो तृतीया में तृतीया विभक्ति जो काम में सहायता प्रदान करे उसे हम करण कारक कहते हैं, और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो इसका रूप हुआ रामः कलमेन लिखति, राम कलम से लिखता है। अब इसी में तृतीया विभक्ति में ही एक सूत्र है, येनांग विकारः, येन अंगः विकारः। तो जिस अंग में विशेष, जिस अंग विशेष में कोई विकार हो, विकृति हो, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो तृतीया विभक्ति जैसे जिस अंग में विकार हो, तो कोई पांव से लंगड़ा है, सह, पांव का संस्कृत होता है पादेन, सह पादेन खंजह अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पर जिस अंग विशेष में क्या हुआ कि जिस पाद माने पैर होता है, और पादेन यहाँ लग गया तृतीया विभक्ति। तो जिस अंग विशेष में विकृति हो, विकार हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो और उसका रूप क्या हो गया, सह पादेन खंजह अस्ति। तो हम लोग 4 अभी पढ़े, अब पढ़ेंगे आगे 5वां। संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान कारक किसे कहेंगे? संप्रदान कारक हम उसे कहते हैं अगर हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो लेने वाला जो होता है वो संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। राम बच्चों को मिठाई देता है, कोई को, इसका विभक्ति चिन्ह हो गया रामः बालकाय। अब देखिए यहाँ रूप बदल गया, बालकाय हो गया। रामः बालकाय मिष्टान्नम ददाति, राम बच्चों को मिठाई देता है। तो लेने वाला यहाँ कौन है? बालक है। तो बालक में कौन सा विभक्ति लग गया? चतुर्थी विभक्ति लग गया। तो चतुर्थी विभक्ति लगने से इसका रूप क्या हो गया? बालकाय हो गया। तो राम बालकों को मिठाई देता है। तो इस प्रकार हम संप्रदान चतुर्थी में को जहाँ पर चिन्ह रहेगा तो उसका अनुवाद हम इस प्रकार सूत्र से। अब एक प्रश्न ऐसा भी पूछता है कि ये वाक्य लिख देगा और पूछेगा कि रेखांकित, यहाँ रेखा खींच दिया, रेखांकित शब्द में कौन सा विभक्ति लगा है। तो हम जब जानते रहेंगे कि बालक शब्द का चतुर्थी में क्या रूप होता है और सूत्र जानते रहेंगे तो इसको हम बना सकेंगे। अब हम लोग 6ठा पढ़ेंगे। अपादाने पंचमी। तो अपादान कारक किसे कहते हैं? कोई स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होता है तो उसे हम कौन सा कारक कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? विभक्ति चिन्ह अपादान कारक का क्या है? से है। तो जैसे
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात। अब देखिए यहाँ रूप बदल गया, फिर वृक्षात हो गया, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो ये पंचमी विभक्ति लगा। पत्र जो है, पेड़ से जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, तो वृक्ष स्थिर है, तो जो स्थिर है वह कौन सा कारक है? अपादान कारक है। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, तो वृक्षात पत्राणि पतंती। वह घर से आता है, सह गृहात आगच्छति, वह घर से आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वृक्षात हुआ था और यहाँ पर गृहात दिया हुआ है, गृहात हुआ है। तो परीक्षा में आप ऐसा भी प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ये लिख देगा सह गृहात आगच्छति, और गृहात में कौन सा कारक विभक्ति लगा है यह हमें बताना है। तो हम, जब हमें बालक शब्द का रूप याद रहेगा औकारांत शब्द का, तो हम इसका इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। अब हम लोग 6 पढ़ चुके, पंचमी तक पढ़े, अब षष्ठी पढ़ेंगे। संबंधे षष्ठी। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की। ये जो है, जैसे राम का पुत्र, राम का, तो यहाँ जहाँ का लगा रहेगा वह हम समझ जाएंगे कि कौन सा विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। राम का पुत्र आता है, रामस्य पुत्रः आगच्छति। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। ये पुत्र किसका है? राम का है। तो ये षष्ठी संबंध, षष्ठी विभक्ति को इंगित करता है, सूचित करता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे रामस्य पुत्रः आगच्छति। अब 7वां हम लोग पढ़ेंगे, अधिकरणे सप्तमी। अधिकरणे सप्तमी। तो अधिकरण कारक क्या हुआ? आधारो अधिकरणम। संस्कृत में एक सूत्र है, आधारो अधिकरणम। जो क्रिया का आधार है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे वह मैदान में दौड़ता है, सह क्षेत्रे सह क्षेत्रे धावती। वह कहाँ दौड़ता है? घर में। अहम, मैं घर में रहता हूँ। अहम गृहे बसामी, मैं घर में रहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर गृहे हो गया, यहाँ क्षेत्र हो गया। तो यह अधिकरण कारक होने के कारण यहाँ पर गृहे रूप हुआ अथवा क्षेत्रीय रूप हुआ। तो हम लोग समझ गए थे आधारो अधिकरण कि आधार जो हो, क्रिया का जो आधार होगा वह सप्तमी विभक्ति होगा, अधिकरण कारक होगा, और उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। सप्तमी विभक्ति लगने से इसमें क्षेत्रीय हुआ है और गृह हुआ है। तो आज हम लोग 7 कारक विभक्ति के बारे में सामान्य चर्चा हम लोग पढ़ लिए। अगले दिन हम लोग इस पर जो बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग हल करेंगे, और
अनुवाद बनाने का इसके से हम सहायता लेंगे, तो और सहायता लेने से अनुवाद हमारा बन जाएगा। अनुवाद हमारा 8 नंबर 10 नंबर का रहता है, तो उतना नंबर तो आ जाएगा। तो थोड़ा परिश्रम करना होगा और थोड़ा सा शब्द रूप और धातु रूप याद करना होगा। तो इस प्रकार हम लोग फिर अगले वर्ग में मिलते हैं, नए वस्तुओं के साथ, नए अध्याय के साथ।